हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 14वां अध्याय, जिसमें एक कविता दी गई है। कविता का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो बच्चों, हमने इस कविता को पढ़ लिया है, साथ ही इसके भावों को भी आपको समझाया गया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। और आज हम उस कविता का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न हमारा है, इस विज़न में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों है। तो बच्चों, हमने जब इस कविता को पढ़ा था तो कवि क्या कहते हैं, इस विज़न में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो देखिए, यहाँ पर जो कवि हैं वह अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम पैसा कमाने के लिए नगरों की तरफ भागते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन लोग जो हैं वह उस भूमि को छोड़ करके चले जाते हैं जो भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, जहां आप मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो और सुखी जीवन बिता सकते हो। लेकिन आज के समय में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जिस वजह से अपने गाँव को छोड़ करके नगरों की तरफ, शहरों की तरफ मुँह कर रहे हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने विकास की अंधी दौड़ में भागते हुए स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर प्रहार किया है। कवि के अनुसार नगर के लोग आपसी प्रेम भाव के स्थान पर पैसों को अधिक महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से दूर, प्रकृति से कटे हुए होते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि कवि प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं, किंतु व्यस्ततापूर्ण जीवन में उन्हें प्रकृति के सामीप्य का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो ये रहा बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरसों को स्यानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि सरसों जो है वह स्यानी हो गई है, उसने अपने हाथों को पीले कर लिए हैं। किस सुंदरता को देख करके कहते हैं कि सरसों अब स्यानी हो गई है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, यानी उसके ब्याह का समय आ गया है। तो ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि सरसों जो है वह पक चुकी है, यानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, इसीलिए कवि कहते हैं कि सरसों स्यानी हो गई है। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ सरसों को स्यानी कहकर कवि यह बताना चाहते हैं कि सरसों की फसल अब पककर पूरी तैयार हो चुकी है, अर्थात वह कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसीलिए कहते हैं कि सरसों स्यानी हो गई है, अब उसके ब्याह का समय आ गया है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। तो बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक कविता नहीं पढ़ा है, उसके भावों को नहीं समझा है, तो उसे पढ़िए, भावों को समझिए। भावों को समझने में कठिनाई हो तो उस पर जो वीडियो मैंने बनाया है उसे अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी का मनोभाव कैसा है। मनोभाव कहने का अर्थ होता है मन का भाव। तो अलसी के मन का भाव कैसा है बच्चों। अलसी के मन का भाव जो है वह बहुत ही चंचल है। अलसी कैसी है, चंचल है, हठीली स्वभाव वाली है, और जैसे ही हवा चलती है उसकी पतली सी कमर क्या हो जाती है, लचकने लगती है। उसकी कमर जो है वो बहुत ही लचीली है। साथ ही अलसी कहती है कि अगर उसका स्पर्श कोई कर ले तो वह उसे अपना स्वामी बना ले। तो इस प्रकार के मनोभाव जो हैं वह अलसी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। देखिए,
उत्तर इस प्रकार से लिखें आप। यहाँ पर अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित हुई है। उनका चित्त अति चंचल और प्रेमातुर है। अलसी की कमर अत्यधिक लचीली है, जो प्रथम स्पर्श करने वाले को अपना हृदय दान देकर अपना स्वामी बनाने के लिए आतुर है। तो इस प्रकार का मनोभाव किसका है बच्चों? अलसी का। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? तो अलसी को हठीली क्यों कहा गया है? लेखक ने उसे हठीली क्यों कहा है? तो देखिए, अलसी को लेखक हठीली इसलिए कहते हैं कि अलसी जो है वह चने के पौधे के बीच में उग गई है। तो लेखक कहते हैं कि वह अपने हठवश, हठपूर्व चने के पौधों के बीचों बीच उगाई है। और उसका शरीर कैसा है? बहुत ही लचीला है। वह तुरंत ही हवा के झोंके से झुक जाती है और फिर क्या हो जाता है? फिर सीधी हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों अलसी को हठीली कहा गया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हठपूर्वक चने के पौधों के बीच उगाई है। उसकी पतली देह बराबर हवा के कारण झुक जाती है, परंतु वह हठपूर्व फिर से सीधे खड़े होकर चने के पौधों के बीच नजर आने लगती है। तो इसलिए अलसी को क्या कहा गया है? हठीली। ये बहुत हठीली है। अगर हवा चलती भी है तो ये उखड़ती नहीं बल्कि झुक जाती है, और जैसे हवा बंद होती है वह फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? तो बच्चों यहाँ पर कवि जो हैं वह किसकी कल्पना करते हैं? तो यहाँ कवि जो हैं वह मानव प्रकृति की कल्पना करते हैं। किसकी? मानव प्रकृति की। और कहते हैं कि चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। इस पंक्ति में कवि ने मानव प्रकृति का अति सूक्ष्म वर्णन किया है। यहाँ पर चांदी का बड़ा सा गोल खंभा नगरीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है। इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाह रहा है कि सब कुछ पाने के बाद भी मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, उनकी लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। तो ये हो गया 5वें प्रश्न का उत्तर बच्चों। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो बच्चों, हरा चना कैसा होता है? हरा चना का जो पौधा होता है वह बहुत ही छोटा होता है और उसमें गुलाबी गुलाबी फूल खिले होते हैं। तो कवि कहते हैं कि हरा चना ठिगने की तरह होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने अपने सर पर क्या बांध रखा हो? गुलाबी रंग का पगड़ी बांध रखा हो, और वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका उत्तर हम लिखेंगे। कवि ने यहाँ पर चने का मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण एक अलंकार है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कि हम किसी भी निर्जीव वस्तु का जो प्रयोग है वो मानव के रूप में करते हैं, उसे सजीव रूप में हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो ये चना है उसे हम एक मानव के रूप में दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये छोटा सा हरा चने का जो पौधा है वह अपने नीले नीले फूलों के उससे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने सिर पर क्या बांध रखी हो? पगड़ी बांध रखी हो। तो हरे चने का पौधा आकार में बहुत छोटा अर्थात ठिगना है। उसकी लंबाई वालिस्त भर ही है। उसके सिर पर निकले गुलाबी फूल ऐसे लग रहे हैं मानो उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी रखी है, जैसे दूल्हा सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो। तो यहाँ पर चना देखने में कैसा लग रहा है? एक दूल्हे की तरह जो सज धज करके अपना ब्याह रचाने चला है। अगला प्रश्न हमारा है, कवि ने प्रकृति का मानवीयकरण कहाँ कहाँ किया है? अब कवि ने जो प्रकृति का वर्णन किया है उसमें उन्होंने
कहाँ कहाँ मानवों के जैसा उन्हें दर्शाया है। तो देखिए, पहली पंक्ति यह था, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कभी कहते हैं ना कि ये चने का जो छोटा सा पौधा है वह ऐसा लग रहा है जैसे अपने सिर पर मुरैठा यानी पगड़ी बांधकर दूल्हे की तरह सजकर कहाँ चला है, अपना ब्याह रचाने चला है। तो यहाँ पर चने को किस रूप में दर्शाया गया है, मनुष्य के रूप में। अगली पंक्ति है, देह की पतली कमर की लचीली नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए दे दूं हृदय का दान उसको। अब यहाँ कवि किसके बारे में कह रहे हैं, अलसी के बारे में कह रहे हैं। अलसी जिसका शरीर बहुत ही लचीला होता है और यह बहुत ही हठीली स्वभाव की होती है। तो कवि कहते हैं कि कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे ही अपना हृदय दान कर दूंगी, मैं उसी को अपना प्रियतम मान लूँगी। तो यहाँ पर अलसी का जो है वह प्रयोग मानव के रूप में किया गया है। कविता की अगली पंक्ति में है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सरसों की बात हो रही है। कह रहे हैं कि सरसों जो है वह अब सियानी हो गई है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, यानी अब उसके कटने का समय आ गया है, अब वह सियानी हो चुकी है। तो यहाँ पर सरसों को भी मानव के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने। कविता की अगली पंक्ति है, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब यहाँ पे कौन गा रहा है, फाग। फाग यानी कि फागुन में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उसे कहते हैं फाग, एक तरह का गीत जो फागुन मास में गाया जाता है। तो यहाँ फागुन गा रहा है फाग। तो यहाँ फागुन को क्या दर्शाया गया है, मानव के रूप में। अब गाने का काम कौन कर सकता है, मानव कर सकता है, लेकिन कवि कहते हैं कि फागुन यहाँ पर फाग गा रहा है, फागुन का जो महीना है वह फाग गा रहा है। तो यहाँ पर फागुन को मानव के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। उसके बाद जो अगली पंक्ति है कविता का वह है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी। अब बताइए बच्चों, क्या पत्थर पानी पी सकता है, क्योंकि पत्थर तो निर्जीव है, वह तो पानी नहीं पी सकता है। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि पत्थर जो है वह नदी के किनारे बैठे बैठे चुपचाप पानी पीता रहता है और पता ही नहीं चलता कि उसकी जो यह प्यास है कब बुझेगी। तो यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग जो है वह किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कविता में उन पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहे हैं। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों, यानी उस कविता की पंक्तियों का भाव यहाँ लिखा हुआ है, आपको वो पंक्ति ढूंढना है। तो देखिए वो पंक्ति इस प्रकार से है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें। तो बच्चों यहाँ जो आपने कविता की इन पंक्तियों को देखा, इसी पंक्ति में चारों तरफ उजाड़ के होने के बावजूद भी वहाँ सुग्गे का यानी तोते का जो स्वर है वह बहुत ही मीठा लगता है। कभी कहते हैं चारों तरफ बंजर ही बंजर है, कांटेदार पेड़ पौधे हैं, उसके बाद भी जो वहाँ तोते का स्वर है, चिड़ियों का स्वर है, वह कैसा लग रहा है, मधुर लग रहा है सुनने में। 9वां प्रश्न है, और सरसों की ना पूछो। इस उक्ति में बात को कहने का खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं। और कभी कहते हैं ना, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। तो कभी क्या कहते हैं
कि सरसों की तो बात पूछो ही मत, सरसों जो है वह अब बहुत ही सयानी हो गई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और ब्याह के लिए तैयार हो चुकी है। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें आप। अपनी बात को प्रभावपूर्ण रोचक ढंग से वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने और किसी की प्रशंसा करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। प्रायः ऐसी शैली का प्रयोग लोग व्यंग के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर कवि जो हैं वह कहते हैं सरसों के लिए कि सरसों सयानी हो गई है, अब हमें उसका ब्याह रचा देना चाहिए, यानी वह अब पक चुकी है, उसका कटाई हो जाना चाहिए। तो ये है बच्चों प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। तो बच्चों कवि क्या कहते हैं कि यह सफ़ेद और काले माथे वाली चिड़िया जो आसमान में स्वतंत्र उड़ती रहती है और जैसे ही देखती है कि मछली दिखी पानी में झपट्टा मार उसे पकड़ लेती है। तो यहाँ जो है वह कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ कवि जो हैं वह ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हैं जो लोग मौका देखते ही अपना स्वार्थ साध लेते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया यहाँ पर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। ऐसे सफ़ेद पोश लोग एक ओर तो समाज के हित चिंतक बने फिरते हैं और मौका मिलते ही अपना स्वार्थ साध लेते हैं। तो ऐसे लोगों की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जो है वह क्या करती है, घात लगाए बैठी रहती है। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है भाषा अध्ययन से। प्रश्न है बीते के बराबर, ठिगना, मुरैठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे अन्य शब्दों की सूची बनाइए। तो ऐसे ही अन्य शब्द आपको लिखने हैं बच्चों। देखिए उसमें जो शब्द है फाग, उसके बाद है मेर, पोखर, हठीली, सयानी, व्याह, मंडप, चमकाता, खंभा, सुग्गा, जुगलू, जोड़ी, चुप्पे चुप्पे। तो ये सभी शब्द जो हैं वह कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, इन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको मुहावरे भी दिखेंगे। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से मुहावरे हैं कविता में। वो है बीता भर। बीता भर कहने का अर्थ होता है छोटा सा। तो इसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं, बीता भर की यह लड़की और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करती है। और दूसरा शब्द है सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना यानी कि बढ़ावा देना। तो यहाँ बच्चों को इस तरह लाड प्यार देकर सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। अगला शब्द है हृदय का दान देना। हृदय का दान देना कहने का अर्थ होता है समर्पित होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृष्ण और राधा एक दूसरे को हृदय का दान दे चुके थे, यानी एक दूसरे के प्रति वो समर्पित हो चुके थे। और अगला मुहावरा होगा हाथ पीले करना। सभी जानते हैं आप लोग हाथ पीले करने का अर्थ। हाथ पीले करना यानी विवाह करना, ब्याह रचाना। तो यहाँ हो जाएगा बेटी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि वे उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। उसके बाद अगला मुहावरा है गले में डालना। गले में डालना यानी जल्दी से खाना। बगुला क्या करता है, झट से उठाता है उस नन्ही सी मछली को और गले में डाल लेता है। इसका हो जाएगा मालिक को आते देख मजदूरों ने रोटियां गले में डाल ली।
उसके बाद अगला हमारा है हृदय चीरना। हृदय चीरना यानी दिल को दुख पहुंचाना। तो यहाँ इसका आप इस प्रकार से लिखें बच्चों, पति की मृत्यु का समाचार पत्नी के हृदय को चीर कर रख देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मुहावरे, उसका अर्थ और उससे संबंधित वाक्य। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।